नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें ट्रक ड्राइवर के साथ बाइक राइडर का बहुत ही भयानक अनुभव शामिल है। साथियों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब आखिर तक आप इस स्टोरी को सुनोगे तो आपका पूरा शरीर थर थर कांपने लग जाएगा। आप कभी रात को अकेले बाइक पर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे जवानी के अंदर बाइक राइडिंग का शौक चढ़ जाता है और जैसा कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चलता है कि बाइक राइडर्स पहाड़ों के अंदर बाइक चलाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कैंपिंग वगैरह करते हैं, खासकर लद्दाख, मनाली, लेह जैसे रास्तों की तरफ। तो उस लड़के को भी बाइक राइडिंग का शौक था, तो वो अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। अब उससे वह पहले कभी भी राइडिंग के लिए नहीं गया था, तो उसे ज़्यादा अनुभव नहीं था और ये उसके लिए पहला अनुभव होने वाला था। लेकिन कौन जानता है कि उसका यह पहला अनुभव ही उसकी लाइफ का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगा। जिस राइडिंग के वो बड़े बड़े सपने संजो कर गया था, उस राइडिंग में मज़े तो छोड़ो, उसकी जान बच गई। यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उसके साथ जो लोग गए थे वो वापस कभी नहीं आ पाए। और आपको बता दूं कि उस लड़के का नाम है विकास, जिसने पूरी स्टोरी हमें बताई है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम बेहतरीन से बेहतरीन डरावनी कहानियां आपको सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि क्यों ना आप इस स्टोरी को विकास के प्रोस्पेक्टिव से ही सुने। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास है। मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूं। फिलहाल आज मैं प्राइवेट जॉब करता हूं। आज मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं और सभी घूमने फिरने जाते रहते हैं। वे लोग मुझे भी अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मेरा अब मन नहीं करता। एक समय था जब मुझे बाइक राइडिंग का बड़ा शौक चढ़ा था। मुझे क्या, मेरे उम्र के हर लड़के को ये शौक चढ़ता है। अपनी बाइक हो, अपना फ़ोन हो, अपने कुछ यार दोस्त हों जिनके साथ हम घूमे फिरे, मौज मस्ती करें और कुछ यादें बनाएं। मेरे भी ऐसे कई दोस्त थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को हसीन बनाया था। उन्हीं में से कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं पहली बार एडवेंचर पर जा रहा था। फेसबुक के पब्लिक ग्रुप में मुझे 2 दोस्त मिले और हमने अपना एक अलग ग्रुप बनाया। ये 3 दोस्तों का एक ग्रुप था, मैं, जतिन और देव। हम लोग फेसबुक पर एक पब्लिक ग्रुप पर मिले थे और मैंने सोचा नहीं था कि हम इतने पक्के दोस्त बन जाएंगे। हम लोग एक दूसरे से काफ़ी टाइम से ऑनलाइन कनेक्ट थे। मैं रुद्रप्रयाग में रहता था, देव हरिद्वार और जतिन दिल्ली में रहता था। जब हम तीनों की वाइब मैच हुई तो हम तीनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला कर लिया था और तब से हमारे दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। हम लोग कभी कभी गेट टुगेदर करते थे, इधर उधर घूमने भी चले जाते थे। उस समय जवानी का जोश था, इसीलिए एडवेंचर वाली चीज़ अच्छी लगती थी। जोशीले दोस्तों का साथ मिल जाए तो बात और बढ़ जाती है। ये बात तब की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। 12th के बाद नई नई बाइक मिली थी तो बाइक का क्रेज़ ज़्यादा था। मुझे बाइक चलाने में इतना मज़ा आता था कि घर के बाहर के ज़्यादातर काम मैं ही करता था। चाहे वो हरा धनिया ही लाना हो, छोटी छोटी चीज़ों को लाने के लिए भी मैं बाइक निकाल लेता था, जिस पर कभी कभी मुझे डांट भी पड़ती थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे बाइक का कितना शौक था। तो एक बार हम तीनों पक्के दोस्तों ने ये प्लान बनाया था कि जिस तरह से लोग बाइक राइडिंग करते हैं और साथ ही कैंपिंग करते हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। हमने दूसरे लोगों को देखकर ही राइडिंग और कैंपिंग का सोचा था, लेकिन वो मेरा पहला और आखिरी अनुभव था। उसके बाद मैंने बाइक राइडिंग का शौक छोड़ दिया। आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैंने बाइक चलाना ही छोड़ दिया? वो मैं आपको अपने साथ हुई घटना बताता हूँ। मैं और देव उत्तराखंड में रहते थे, जतिन दिल्ली में रहता था। एक बार हमने लेह लद्दाख जाने का प्लान बनाया, वो भी बाइक से। साथ ही कैंपिंग करने की भी सोची। लेह जाने का सारा प्लान जतिन ने तैयार किया था, क्योंकि वो पहले भी कुछ राइडर्स के साथ वहां जा चुका था। मुझे अच्छे से याद है
वो अक्टूबर महीने के दिन चल रहे थे। जतिन ने प्लान को मद्देनजर रखते हुए मुझे और देव को दिल्ली बुला लिया। वहीं से आगे का सफर करना था। उस समय मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, इसीलिए घर से इतनी दूर जाने की परमिशन बहुत मुश्किल से मिली। लेकिन जैसे तैसे घर वालों को मनाकर हम बाइक राइड के लिए गए। मैंने वे सभी जरूरी सामान रख लिए थे जो कि राइडिंग और कैंपिंग के लिए जरूरी होता है। वाटरप्रूफ कैंपिंग टेंट, बैग, पावर बैंक, कुछ खाने पीने का सामना और भी बहुत कुछ। राइडिंग पर निकलने से पहले मेरी दादी ने मेरे दाएं हाथ पर अभिमंत्रित कलावा बांधा था, जो कि बहुत मोटा था। मैंने काफी मना किया कि पुराने जमाने की हरकतें मत करो, लेकिन वो तो दादी थीं। मेरी कहाँ सुनने वाली थी, और तो और मुझसे कसम भी खिलवाई कि इस कलावे को हाथ से न उतारूं, क्योंकि मैं अक्सर यही करता था। जैसे घर में मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बाहर गया तो तिलक साफ कर लिया। कलावा बांधा तो 1-2 दिन में उतार दिया, लेकिन इस बार दादी ने मुझसे जिद कर ली थी कि अगर वो ये वादा करे कि ये कलावा नहीं उतरेगा तो वो उसके पापा से घूमने जाने की परमिशन दिला देगी। इसीलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अब वो दिन भी आ गया था जब हमें दिल्ली के लिए निकलना था। देव मुझसे बस स्टैंड पर मिला। वहां से हम दोनों साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। जतिन के पास हमें 2 दिन रुकना था। इसी बहाने हम लोग दिल्ली भी घूमे। दिल्ली में हम जतिन के घर ही रुके थे। मैं पहली बार घर से काफी दिनों के लिए बाहर जा रहा था, जिस कारण मैं बहुत उत्सुक था और साथ ही मुझे थोड़ा डर भी था। 2 दिन हमने जतिन के घर पर ही मौज मस्ती की। उसके बाद हम लोग दिल्ली से निकल गए। पहले तो मुझे लगा था कि बाइक राइडिंग बहुत मजेदार होगी, लेकिन केवल 1 दिन के सफर के बाद ही मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया, या यूं कि मैं बोर हो गया। अक्टूबर माह के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए ठंड भी अच्छी खासी थी। हम लोग सुबह तड़के ही दिल्ली से चल दिए थे। फिर दिल्ली से करनाल होते हुए अंबाला पहुंचे। अंबाला पहुंचने में हमें लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। हम लोगों ने अंबाला में ही एक ढाबे पर खाना वगैरह खाया और फिर चल पड़े। 2-3 घंटे के अंतराल पर हम थोड़ा रुक जाते थे, फिर चलते थे। क्योंकि ये मेरी और देव की पहली राइड थी, इसीलिए थकान का एहसास हमें ही हो रहा था, जबकि जतिन पहले भी लह जा चुका था। हम लोग रात 11 बजे के करीब मनाली में प्रवेश कर चुके थे। उस रात हम वहीं कैंप लगाने वाले थे, लेकिन वहां का मौसम थोड़ा खराब था और हमें वहां पहुंचने में वक्त भी काफी लग गया था। जतिन ने कहा, यार बादल हो रहे हैं, ऐसे में कैंपिंग सही नहीं रहेगी। देव ने कहा, लेकिन हमारे पास तो वाटरप्रूफ टेंट है, तो टेंशन किस बात की है? जतिन बोला, वो तो ठीक है, लेकिन टेंट के अंदर कुकिंग में दिक्कत हो जाएगी। मेरे ख्याल से रात हमें होटल में ही रुक जाना चाहिए। अभी तक खाना भी नहीं खाया है। होटल में ही कुछ खा लेंगे और आराम से सो भी जाएंगे। क्योंकि जतिन पुराना राइडर था, इसीलिए मैंने और देव ने उसकी बात मान ली और वो रात मनाली के एक होटल में ही बिताने की सोची। हमने 2-3 होटल पूछे ही थे कि पता चला रेट ज्यादा है और हमें अपने बजट से चलना था। रात होने की वजह से कोई रूम के रेट कम करने को तैयार भी नहीं था, इसीलिए हम आगे बढ़ते चले गए। काफी आगे जाने पर हमें एक जर्जर सा होटल मिला और वहां रूम सस्ते दामों पर भी मिल गया। उस होटल के बाहर हमें एक आदमी मिला था जिसकी वेशभूषा किसी साधु की तरह थी। उसने हमसे कुछ पैसे मांगे, हमने निकाल कर दे दिए। उसके बाद उसने देव का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे देव एकदम सहम गया। हमने देव का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उस व्यक्ति में जाने कौन सी ताकत थी कि वो देव को घूर रहा था और उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। जतिन ने अपनी पूरी ताकत से उस आदमी का हाथ छुड़ाया। वह साधु बहुत ही गंभीर होकर बोला, आगे मत बढ़, वापस लौट जा, तेरी भलाई इसी में है। वह साधु पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा था, लेकिन तभी होटल रिसेप्शनिस्ट बाहर निकल कर आया और उसने उस साधु को वहां से भगा दिया। हमने भी इस बात को आई गई कर दिया कि इन लोगों का तो काम ही है लोगों को डराना, धमकाना, लोगों की मनों में वहम को पैदा करना। इसलिए हमने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वह भविष्य के बारे में सोच सकता है। खैर, हमने वह रात मनाली के ही एक होटल में काटी।
लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हमें इतनी रात को खाना मिलता, क्योंकि रूम में पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 12 बज चुके थे। हमने नीचे जाकर खाने को पूछा तो पता चला कि खाने की सर्विस रात 10 बजे तक ही है। फिर हम लोगों ने होटल वालों से ही पूछा, क्या हम रूम में मैगी और चाय बना सकते हैं? पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो। फिर हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हमारे गैस बहुत छोटे हैं और कुछ नहीं होगा। फिर वे मान गए और उन्होंने रूम के बाहर बालकनी में मैगी बनाने की इजाज़त दे दी। हम बहुत थके हुए थे, इसलिए नींद भी काफ़ी अच्छी आई थी। अगली सुबह होते ही हम लोग आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े और मनाली से निकलकर थोड़ी ही दूर हमने नाश्ता किया। हमारे प्लान के मुताबिक हमें आज रोहतांग पहुंचकर पूरा दिन वही कैंपिंग करनी थी और अगले दिन आगे के सफ़र के लिए निकलना था। रोहतांगला एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत सारे बाइक राइडर और सैलानी वहां जाकर कैंपिंग करते हैं। मेरा भी एक सपना था वहां जाकर कैंपिंग करने का, और वहां के बारे में हमने कुछ भूतिया घटनाएं सुन रखी थी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो हमें ऐसा कोई भी भूतिया एहसास नहीं हुआ। हमने एक रात भी वहां काट ली। हमें वहां बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लग रहा था यार, यही तो है असली जिंदगी। वहां खूबसूरती के नज़ारे देखते देखते मैं तो अगले साल फिर यहां आने और कैंपिंग के सपने देखने लगा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुझे कैंपिंग राइडिंग से इतनी नफरत हो जाएगी। फिर अगले दिन हम आगे बढ़े। सारा रास्ता सुनसान ही था। बहुत ही कम लोग आते जाते दिख रहे थे, क्योंकि अधिकतर लोग मई जून में ही जाते थे, लेकिन हमें अक्टूबर में ही वक्त मिला था। जैसा कि मैंने बताया कि हम बाइक राइड करते हुए थोड़ी थोड़ी देर कहीं कहीं रुक जाते थे। ऐसे ही हम जब रोहतांग दर्रे से आगे निकल पड़े तो हमने वहां अपनी बहुत सारी फोटो भी खींची। अब हमें गाटा लूप्स की तरफ लगातार बढ़ते रहना था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गाटा लूप्स एक घुमावदार सड़क है जिसमें 21 हेयरपिन मोड़ हैं, जो मनाली लेह मार्ग पर लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब गाटा लूप्स से गुजरने वाले यात्री 19वें मोड़ पर पहुंचते हैं तो सड़क किनारे एक छोटे से पत्थर के ढांचे के बाहर बिखरे मिनरल वाटर की बोतलों और सिगरेट के कई पैकेटों के खौफनाक दृश्य से बचना मुश्किल होता है। अब ऐसा क्यों है? तो इस मार्ग को पार करने वाले साथ के कुछ यात्रियों ने बताया कि एक युवा व्यक्ति उनके रास्ते में पानी और अन्य सामान मांगने के लिए आता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किसी ट्रक ड्राइवर का खलासी का भूत हो सकता है। स्थानीय ग्रामीणों ने उस व्यक्ति की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया है। भूत के प्रकोप को टालने या रास्ते में किसी भी आपदा को टालने के लिए राहगीर अक्सर मंदिर में मिनरल वाटर और सिगरेट चढ़ाते हैं। जब ये कहानी हमने सुनी तो हम इसे भी मजाक समझ रहे थे। थोड़ा आगे एक छोटे से चाय नाश्ते की टपरी पर रुके और दुकान वाले से आगे का रास्ता पूछने लगे। हालांकि हमारे पास गूगल मैप था, लेकिन फिर भी अपने भारत में आम लोगों से ज्यादा अच्छा रास्ता कौन ही बता पाता है। जब हम चाय की छोटी सी दुकान पर बैठे थे तब हमें एक आदमी ने उस ट्रक खलासी के भूत के बारे में बताया था कि एक बार गाटा लूप्स में एक ट्रक फंस गया था। उस समय तेज बर्फबारी हो रही थी। ऐसे में ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक काफी देर तक वहां फंसे रहे थे। ड्राइवर पास के गांव से मदद लेने गया था, लेकिन जब वापस आया तो उसका हेल्पर आदमी मरा हुआ था। बाद में कई बार आते जाते लोगों को हेल्पर आदमी के भूत का सामना करना पड़ा। वो आते जाते लोगों से पानी और सिगरेट मांगता है। जो दे देता था वो सही सलामत अपनी मंजिल पर चला जाता था, और जो उसे बिना कुछ दिए आगे बढ़ता था, आगे जाकर उसकी मौत होती थी। अब यह कहानी सुनकर हमें मन ही मन काफी हंसी आई, लेकिन सबसे ज्यादा हंसी तो जतिन को आई थी, क्योंकि जतिन पहले भी अपने अन्य दोस्तों के साथ वहां से गुजर चुका था, लेकिन उसने ऐसा कोई भी अनुभव नहीं किया था। जतिन के साथ मैं भी हंस रहा था, लेकिन देव, उसकी आंखों में तो डर साफ नजर आ रहा था। मैं और जतिन इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। देव को अचानक मनाली वाला वो साधु याद आ गया जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ा था। वो घबराता हुआ बोला, यार अब काफी राइड कर ली है, मेरा तो मन भर गया है, यहीं से वापस चलते हैं। जतिन ने हंसते हुए कहा,
क्या यार देव, तू तो बच्चों की तरह डर रहा है। देव ने कहा, अरे डर नहीं रहा, मैंने तो सोचा था कि राइडिंग और कैंपिंग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन यह तो काफ़ी थकान भरा रहा है। मैंने भी देव से कहा, अब सुना तो हमने रोहतांग दर्रे के बारे में भी काफ़ी कुछ था कि लोग बताते हैं वहाँ पर भूत से सामना होता है, लेकिन हमें वहाँ भी किसी भूत का एहसास नहीं हुआ। हमें लगा लोग अपने मनोरंजन के लिए कहानी सुनाते हैं। खैर, हमने चाय की चुस्कियां लेते हुए थोड़ी बहुत बातें की, आगे का रास्ता पूछा और फिर चल दिए। ये लगभग शाम का समय था। हम अब गाठा लूप्स से ही गुजर रहे थे। ये राइड काफ़ी मज़ेदार थी। अचानक एक मोड़ पर हमें एक काला कंबल ओढ़े एक आदमी दिखता है। हम तीनों की ही नज़र उस आदमी पर पड़ती है। हम तीनों एक साथ अपनी बाइक रोकते हैं। मैंने जतिन से कहा, यार देख, कहीं ये वही आदमी तो नहीं है। जतिन ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसे ही कोई आदमी होगा। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ हमें कोई भी नहीं मिला था। यही आसपास का कोई आदमी होगा, लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए और उस डर को बनाए रखने के लिए ये हरकतें करता होगा। चल, हम लोग आगे चलते हैं। देव ने कहा, यार पानी की एक बोतल दे देते हैं ना, उसमें क्या बिगड़ जाएगा। जतिन ने कहा, देख भाई, हमें नहीं पता हम रात तक लेह पहुंच पाएंगे या नहीं। हो सकता है हमें बीच में ही कहीं कैंपिंग करनी पड़ जाए और यहाँ आसपास पानी की दिक्कत हो सकती है। हमारे लिए एक बूंद पानी की भी कीमत है, इसलिए पानी वेस्ट मत कर और चुपचाप आगे चल। देव की बात किसी ने नहीं मानी। मैं और जतिन बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। हमें देखकर देव भी हमारे पीछे आ गया। देव बार बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देख रहा था। हम लोग कुछ 15 मिनट ही चले होंगे कि बर्फ पड़नी शुरू हो गई। वहां का मौसम तो पहले से ही ठंडा था, लेकिन बर्फ के पड़ने पर ठंड लगातार बढ़ने लगी। उसी समय अचानक जतिन की बाइक खराब हो गई। जब वह रुका तो उसे देखकर मैं और देव भी रुक गए। हम लोग उसकी बाइक ठीक करने में लगे रहे। हमें कम से कम 2 घंटे बाइक को ठीक करते हो गए और इस बीच हमें कोई दूसरा यात्री या फिर बाइक राइडर नजर नहीं आया। मैंने जतिन से कहा, यार जतिन, मुझे यहाँ कहीं कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आ रहा है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? जतिन ने कहा, हाँ, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। शायद अब तक हम काफी आगे पहुंच चुके होते अगर मेरी बाइक ने धोखा नहीं दिया होता तो। लेकिन चलो, अब बाइक ठीक हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ दूर चले थे कि जतिन की बाइक दोबारा खराब हो गई। हम लोग एक बार फिर रुक गए। देव बोला, मैंने तुम लोगों से कहा था कि उस आदमी को पानी की एक बोतल दे दो। मुझे तो लगता है कि बोतल न देने की वजह से ही जतिन की बाइक बार बार रुक रही है। देव की इस बात में और जतिन जोर जोर से हंसने लगे। देव का चेहरा देखने लायक था। जतिन ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तू पढ़ा लिखा है और शहर में रहता है। देव थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन हम उस पर हंसे ही जा रहे थे। धीरे धीरे बर्फबारी तेज होने लगी। अब जतिन को यह बर्फबारी सामान्य नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर भी थोड़ी चिंता थी। जतिन बार बार अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जतिन परेशान होने लगा था। यार, क्या हो गया है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं और देव भी चिंता के साथ जतिन को देख रहे थे, क्योंकि वही हमारा लीडर था और वो खुद मुसीबत में था। उसके माथे की चिंता की लकीरों को देखकर मुझे भी घबराहट महसूस हुई। शाम ढलने लगी थी। मैंने जतिन से कहा, जतिन यार, ये बाइक छोड़, तू मेरी बाइक पर बैठ। आगे कोई दिखेगा तो उससे मदद मांग लेंगे। जतिन इस तरह अपनी बाइक को सड़क पर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उस समय के हालात ही ऐसे थे कि हमें उसकी बाइक को वहीं छोड़ना पड़ा। जतिन मेरी बाइक पर बैठ गया और हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। हमने यूं ही कोई 2 या 3 लूप्स पार किए होंगे कि बर्फबारी तेजी से होने लगी। जमीन पर बर्फ जमने लगी। ऐसे में बाइक चलाना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ देर जतिन ने मेरी बाइक चलाई, लेकिन उसके लिए भी यह मुश्किल भरा काम था। आखिरकार जतिन ने कहा, यार, इस समय ऐसी बर्फ तो नहीं पड़ती है। पता नहीं अचानक से मौसम में ऐसा बदलाव क्यों हुआ। जतिन कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मन ही मन वो भी डर रहा था।
मुझे भी यह बहुत अजीब लग रहा था कि इस रास्ते पर हम तीनों के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वैसे तो वह कोई ट्रैफिक वाला रास्ता नहीं कि जो बहुत सारे लोग निकालते बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी वह जगह कुछ रहस्यमयी लग रही थी। मेरे मन में भी थोड़ा बहुत उस कंबल वाले आदमी को लेकर संदेह होने लगा था, लेकिन ऐसे समय में मैं इस तरह की डरावनी बातें नहीं कर सकता था। हमें हिम्मत से काम लेना था। जतिन ने कहा, यार विकास, कुछ ही देर में रात हो जाएगी और अभी लेह तक पहुंचने में काफी वक्त बाकी है। कुछ नहीं पता आगे जाकर मौसम और कितना खराब मिले। एक काम करते हैं, यहीं पर अपना कैंप डाल लेते हैं। फिलहाल रात यहीं रुक जाते हैं। मैंने कहा, लेकिन इतनी बर्फ में क्या हम टेंट में सुरक्षित रहेंगे? तभी देव भी बोला, हाँ जतिन, उस दिन तुमने बारिश में कैंप लगाने के लिए मना कर दिया था कि खाना कैसे बनाएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? कहीं बर्फबारी हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? जतिन ने हिम्मत बांधते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, बाइक चलाना काफी मुश्किल लग रहा है और ये मोड़ काफी खतरनाक भी है। मुझे तो यही सही लगता है कि सही जगह देखकर वही कैंप डाल लेते हैं। अगर आधी रात को भी थोड़ा बहुत मौसम ठीक लगा तो चल देंगे। फिलहाल जान का रिस्क नहीं ले सकते। अब क्योंकि जतिन ऑलरेडी एक बाइक राइडर था, इसलिए हमने उसकी बात को मानना सही समझा और सड़क से थोड़ा किनारे जाकर अपना कैंप लगाने लगे। बर्फ के चलते हमें ठंड भी काफी लग रही थी। उसमें हाथ पैर चलाना बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन हम लोग परिस्थितियों से हार नहीं सकते थे। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से बदलते मौसम का सामना करना पड़ेगा। हम 2 ही कैंप लगा पाए क्योंकि तीसरे कैंप लगाने की ताकत नहीं थी। देव और मैं एक कैंप में रुकने वाले थे और जतिन अकेला अपने कैंप में रुकने वाला था। हमारे पास मैगी और चाय का सामान तो था ही, इसलिए हमने कैंप के अंदर है मैगी और चाय बनाई। रात के 8 बज चुके थे। जतिन अपने कैंप में जा चुका था। तभी हमें एक आवाज आई, कोई हमारी मदद करो। ये आवाज सुनकर मैंने और देव ने एक दूसरे को देखा और तुरंत बाहर निकलकर देखा कि कहीं जतिन किसी परेशानी में तो नहीं है। लेकिन जतिन तो अपने कैंप में आराम से लेटा था। हमने जतिन को आवाज लगाकर बाहर बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तो उसने कहा, नहीं तो मैं तो सोने ही वाला था और तुम लोग भी टेंशन मत लो, जाकर कैंप में आराम करो, वैसे भी हम काफी थक चुके हैं। हमने अपना सिर हिलाया और वापस अपने कैंप में चले गए। तभी देव मुझसे बोला, यार विकास, सच बता, तुझे डर नहीं लगा रहा? मैंने देव से कहा, किस बात का डर? अब एडवेंचर पर निकले हैं तो ऐसा माहौल बनना तो सामान्य ही है और यह हमारे लिए एक याद ही है। हम घर जाकर अपनी बहादुरी के किस्से लोगों को बताएंगे। देव शांत हो गया। वह काफी ज्यादा डरा हुआ था। ठंड काफी थी, ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। मेरी आंख लग चुकी थी। तभी मुझे देव ने झंझोड़ कर उठाया, विकास उठ, विकास बाहर ट्रक है, उठ विकास। मैं उठकर बैठ गया। क्या हुआ देव, तू सोया नहीं अभी तक? देव बोला, अरे बाहर चल, बाहर कोई गाड़ी है, देख बार बार हॉर्न बज रहा है। हो सकता है वह हमारी बाइक को देखकर रुक गए हो। इस खराब मौसम में कोई हमारी मदद करना चाहता हो। चल जतिन को उठाते हैं। मैंने मोबाइल में समय देखा तो रात के 2 रहे थे। मैंने देव से कहा, लेकिन मुझे तो कोई हॉर्न की आवाज नहीं आई। देव बोला, तुझे कैसे आती, तू तो नींद में था। लेकिन तभी मुझे हॉर्न की आवाज आई। मैंने आश्चर्य के साथ देव की तरफ देखा। वह मुस्कुराया और बोला, चल जतिन को उठाते हैं, अपनी बाइक यहीं छोड़कर मदद मांगते हैं। जब हम कैंप से बाहर निकले तो मेन सड़क पर सच में एक ट्रक खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह हमारा ही इंतजार कर रहा है। ट्रक के आगे की 2 लाइट बार बार जल बुझ रही थी, जैसे वह हमें बुला रही हो। हमने जल्दी से जतिन को उठाया। जतिन भी आधी कच्ची पक्की नींद में था। मैंने जतिन को ट्रक के बारे में बताया तो जतिन हमें हैरानी से देखने लगा और बोला, क्या ट्रक, वो भी इतनी रात को? लेकिन जहां तक मुझे पता है कि इतनी बर्फ में कौन आएगा? देव ने कहा, अरे यार, तुझे कुछ नहीं पता। जैसे हम बर्फबारी में आए हैं,
वैसे ही ये ट्रक भी आया है। अब टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं, फिर सामान ले लेंगे। आनन फानन में मैं, जतिन और देव उस ट्रक तक पहुंचते हैं और ट्रक का दरवाजा खटखटाते हैं। ट्रक के दरवाजे की खिड़की से एक मध्यम उम्र का आदमी बाहर की तरफ झांकता है। हम उसे कहते हैं, हमारी मदद करो। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराता है और ट्रक का गेट खोल देता है। वह आदमी हमें कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन ऐसे समय में वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित हो सकता था। इसलिए हमने उसे अपनी सारी कंडीशन बता दी कि किस तरह से हम यहाँ पर पहुंचे और हमारे लिए बाइक चलाना काफी मुश्किल भी हो रहा है। वह आदमी हमसे बोला, चिंता मत करो, तुम मेरे ट्रक में बैठ जाओ, मैं तुम्हें शहर तक पहुंचा दूंगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, हमें हमारा सामान पैक करने दो और हम अभी आते हैं। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और हम तीनों जल्दी से अपने कैंप की तरफ गए। हमें कैंप को समेटने में भी काफी वक्त लग गया था। देव बार बार कहे जा रहा था कि जल्दी करो यार, कोई हमारे लिए इतना इंतजार नहीं करेगा। हम बार बार उस ट्रक की तरफ देखते और अपना सामान पैक करते। हमने उल्टा सीधा जैसा भी हमारे हाथ लगा सामान पैक किया और ट्रक की तरफ आ गए। अब हम काफी रिलैक्स हो चुके थे। उसके ट्रक में काफी सारा सामान लोड हुआ था और हम सभी के सभी आगे की तरफ चिपक कर बैठ गए। कैंपिंग का सारा सामान हमने ट्रक के पीछे रख दिया था। वह आदमी चुपचाप अपना ट्रक चला रहा था। हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे और अब जाकर हम इस राइडिंग से ऊब गए थे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही एडवेंचर भरा हो गया था। हमें अपने घर की भी टेंशन हो रही थी। ठीक से नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे कि घर पर बात कर सके, और अगर ऐसे में अपनी स्थिति के बारे में हम घर वालों को बताते तो वो लोग भी परेशान हो जाते। हम तीनों को कब नींद लग गई हमें पता ही नहीं चला, लेकिन कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं डर गया, क्योंकि ट्रक अपने आप चल रहा था। वह आदमी जो कुछ देर पहले ट्रक चला रहा था वह सीट पर था ही नहीं। मैंने जल्दी से देव और जतिन को उठाया। जब उन्होंने यह नज़ारा देखा तो वे भी घबरा गए। ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और ट्रक बिल्कुल सही स्पीड में चल रहा था। हम तीनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी हमारी आवाज सुनने वाला नहीं था। मुझे यह देखकर हैरानी हो रही थी कि अभी तक हम उन लूप्स पर ही चल रहे थे। देव ने बाहर की तरफ देखा और घबराकर बोला, विकास देख हमारी बाइक्स, हम अभी भी यहीं हैं। हमारा ट्रक थोड़ी दूर चलता और हमें हमारी बाइक्स दिखती। कुछ देर तक यही मंजर रहा। स्टीयरिंग की बराबर वाली सीट पर मैं ही बैठा था। जतिन ने मुझसे कहा कि मैं ट्रक को चलाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत कहां थी। जतिन और देव के जिद करने पर मैंने स्टीयरिंग को छुआ तो मेरे हाथ जमने लगे। मैं अपनी शक्ति से ट्रक नहीं चला पा रहा था। प्रत्येक मोड़ आने पर ट्रक खुद ब खुद बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था। जतिन ने मोबाइल में समय देखा तो 3 बज रहे थे। जतिन ने कहा, यह समय सही नहीं है, हमें इस ट्रक से उतरना होगा। मैंने कहा, लेकिन चलते ट्रक से कैसे उतरेंगे? मैं ट्रक को रोक भी नहीं पा रहा हूं। हम लोग ट्रक से उतरने की तरकीब सोच रहे थे कि तभी ट्रक के सामने वही काला कंबल ओढ़े आदमी दिखाई दिया जो हमें शाम के समय मोड़ पर दिखाई दिया था। बर्फ के साथ तेज हवा भी चलने लगी थी, जिससे सामने खड़े आदमी का कंबल उड़ गया। ये वही आदमी था जो कुछ देर पहले ट्रक चला रहा था। हम ट्रक को रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम थी और आखिर में हमने उस काले कपड़े पहने आदमी को टक्कर मार दी। लेकिन ये क्या, ट्रक तो उसके आर पार हो गया। जब हमने साइड मिरर में देखा तो वह आदमी वैसा का वैसा खड़ा हुआ था। अब हमें समझते हुए देर नहीं लगी कि ये एक भूत है जिसे अब तक हम एक मिथ और मनोरंजन की कहानी मान रहे थे। वो कोई कहानी नहीं थी, वो सच में एक भूत था और हम अकेले थे। लोगों की बस्ती से काफी दूर वो लूप एक रास्ता था। जगह जगह घुमावदार मोड़ थे कि अगर हम इधर उधर भागे तो भी शायद किसी गांव या शहर तक ना पहुंच पाए। बार बार हमारा ट्रक उसी जगह पर पहुंच जाता जहां हमारी बाइक खड़ी हुई थी। हम ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमसे वो भी नहीं खुल रहा था। फिर हमने ट्रक में पड़ी एक लोहे की रोड उठाई
और दरवाजे के शीशे को तोड़ने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद आखिर हम सफल रहे, लेकिन चलते ट्रक से उतरना इतना आसान नहीं था। जतिन सबसे किनारे पर बैठा था, इसीलिए पहले वो उतरा। जैसे ही वो नीचे उतरा, हवा के वेग से ट्रक के नीचे आ गया। उसकी जोरदार चीख से हम डर गए। जब हमने ट्रक से झांक कर देखा तो जतिन के परखच्चे उड़ गए थे। सच में वो मंजर बहुत भयानक था। देव गुस्से में बोला, विकास, अब हम क्या करेंगे? मैंने तुम लोगों से कहा था कि उस आदमी को एक बोतल दे दो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम्हारी वजह से मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। मैंने भी गुस्से में कहा, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। दुनिया आ जा रही है। मुझे क्या पता था कि ये सब हमारे साथ ही होना है। देव फिर गुस्से से बोला, लेकिन हमें उस चाय वाले ने अलर्ट किया था ना, तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? सब तुम दोनों की गलती है। मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो एडवेंचर करना था ना। और जब मैंने उस आदमी को बोतल देने कहा तो तुम्हारा पानी कम पड़ रहा है। अब भुगतो, यहां हमारी जिंदगी कम हो गई। देव की बातें सुनकर अब मुझे गुस्सा आने लगा था। एक तो वैसे ही इतनी टेंशन, और अब इसकी बकवास। मैं गुस्से की हालत में बोला, तू चुप बैठा रह, वरना तुझे भी ट्रक से धक्का दे दूंगा। ये सुनकर देव आग बबूला हो गया और हम दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। शायद कठिन परिस्थितियों के चलते हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जतिन पहले ही मर चुका था। अब हमें ट्रक से नीचे उतरने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। ट्रक में बैठे बैठे हम अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। कभी कभी तो दिमाग में आता कि ट्रक से नीचे ही कूद जाए ताकि मर के छुट्टी हो। कब तक ऐसे खौफ में रहें? हमने मोबाइल में टाइम देखा तो अभी भी 3 ही बज रहे थे। देव मुझसे बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? वक्त आगे नहीं बढ़ रहा। हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। देव और मैंने एक दूसरे से माफी भी मांगी। अचानक हमारे बराबर में वही काला कंबल ओढ़े आदमी आकर बैठ गया। हम उससे मिन्नतें करने लगे कि हमें छोड़ दे। हमसे गलती हो गई कि हमने उसे बोतल नहीं दी, लेकिन वह हमारी कहाँ सुन रहा था। उसने अपना कंबल अपने चेहरे से हटाया और उसे देखकर हम दोनों बुरी तरह चीखने लगे, क्योंकि उसका चेहरा पूरा सफेद था और आंखें काली हो रही थीं। उसका चेहरा इतना डरावना था कि इंसान दहशत से ही मर जाए। वो आदमी चुपचाप बैठा हमें देख रहा था। ट्रक की स्टीयरिंग अपने आप घूम रही थी। हम एक नज़र उस आदमी को देखते तो एक नज़र स्टीयरिंग को। अचानक ट्रक की स्पीड कम हुई। ऐसा लगा अब ट्रक रुक जाएगा। हल्की स्पीड देखकर देव और मैं तुरंत ट्रक से नीचे कूदे। हमारे शरीर पर कुछ चोटें लग चुकी थी, लेकिन हमारे डर के आगे वो चोटें कुछ नहीं थी। हम हिम्मत करके भागने लगे। हम ये नहीं जानते थे कि हमें कहाँ भागना है। गिरते पड़ते बस भागे ही जा रहे थे। चारों तरफ धुंध थी, बर्फ गिरनी बंद हो चुकी थी। अब हमें ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि भागते भागते गर्मी जो आ गई थी। देव और मैं बुरी तरह थक चुके थे, इसीलिए जमीन पर बैठ गए। भागते भागते हमारी सांस काफी फूल चुकी थी। हमें प्यास लग रही थी और किसी भी हालत में बस पानी चाहिए था। कुछ देर हम यूं ही बैठे रहे। सब कुछ सामान्य था। हमें भी यही लगा कि अब हम खतरे से बाहर हैं, लेकिन नहीं, खतरा अभी टला नहीं था। मैंने देव से कहा, देव खड़ा हो, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। देव ने भी हाँ में सिर हिलाया और खड़ा हुआ। हम आगे बढ़ने लगे। अब हमारे पास हमारे मोबाइल भी नहीं थे, क्योंकि जब हम ट्रक से कूदे थे तो फोन नीचे गिर चुके थे और हम काफी आगे आ गए थे। हम दोनों धुंध को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। देव रुका और मुझसे बोला, यार विकास, मैं अब और नहीं चल सकता। देव इतना कहकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसी समय जमीन से एक हाथ निकला और उसने देव के पैर को पकड़ लिया। देव ने नीचे देखा तो चीखने लगा, विकास, विकास, मेरे भाई, मुझे बचा ले, मुझे अभी नहीं मरना। मैं देव के दोनों हाथ पकड़कर खींचने लगा, लेकिन जमीन के अंदर से निकला वो एक अकेला हाथ देव को पूरी ताकत से खींच रहा था। देव धीरे धीरे बर्फ से लिपटी जमीन में दफन होता गया और मैं बस रोता रहा। कुछ देर तक मैं चीख चीख कर रो रहा था। मुझे अपने बाइक राइडिंग के शौक पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अकेले ही वहां से निकलने का फैसला किया और चलने लगा।
मैं बार बार यही सोच रहा था कि मेरी मौत भी आने वाली है, और अगर मैं बच भी गया तो जतिन और देव के घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। चलते चलते मैं वैसे ही थक चुका था। ऊपर से मेरी जैकेट भी काफी भारी थी, इसलिए मैंने अपनी जैकेट उतार कर फेंक दी और तेज तेज चलने लगा, क्योंकि जैकेट के वजन के साथ चलने में दिक्कत आ रही थी। मैं अपनी सोच में डूबा चल रहा था। तभी एक आवाज ने मेरी सोच को तोड़ा। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ट्रक के हॉर्न की थी। इस बार हॉर्न की वो आवाज मुझे खुशी नहीं, दहशत दे रही थी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे ट्रक कभी नहीं दिखा, लेकिन हॉर्न की आवाज लगातार आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जमीन के अंदर कुछ चल रहा है। मेरा ध्यान एकदम देव की तरफ गया। वो अजीब आवाज सुनकर मैं रुक गया, और अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे जमीन को चीरता हुआ देव मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो मुझसे कुछ मीटर ही दूर था। उसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था और आंखें काली हो गई थी। मुझे समझते देर न लगी कि ये देव नहीं, उसका भूत है। देव मुझे देखकर रो रहा था। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी बीच ट्रक की लाइट जलने बुझने लगी। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, ये आवाजें चारों तरफ से आने लगी। देव धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। फिर देव ने कहा, हमारी मदद करो। ये सुनकर जैसे ही मैं 2 कदम उसकी तरफ आगे बढ़ा तो वो लपक कर मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझे धक्का दे दिया और नीचे गिरा दिया। अब वो जोर जोर से हंस रहा था और अब मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था। कुछ ही देर में वहां जतिन आ गया और उसका चेहरा भी अजीब सा हो रहा था। पूरे शरीर से खून बह रहा था। जमीन पर जो बर्फ गिरी थी वो सफेद से लाल हो चुकी थी, और मैं अच्छे से जानता था कि जतिन मर चुका था। ये उसका भूत है, लेकिन फिर भी मैं उससे मदद मांग रहा था। मैं लड़खड़ाता हुआ बड़ी मुश्किल से उठा और उन दोनों से बचकर भागने लगा। मेरे भागने पर बर्फ फिर से पड़ने लगी। बर्फ इतनी तेजी से पड़ रही थी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। जमीन पर बर्फ की मोटी परत जमने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि अब मैं मरने वाला हूं। मेरा खुद को बचाने का इतना प्रयास बेकार ही है। मरना तो है ही, तो अब खुद को क्यों दर्द दूं? ये सोचकर अब मैंने भी घुटने टेक दिए। सच कहूं तो अब मुझ में ताकत ही नहीं बची थी। मैंने सामने देखा तो वही कंबल ओढ़े आदमी भी मेरे पास आ चुका था। देव, जतिन और उस आदमी ने मुझे घेर लिया था। मेरी हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि खड़ा हो पाऊं। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद मारे खौफ के वैसे ही मर जाते। अब मुझे मेरे परिवार के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगी। मम्मी, पापा, दीदी, दादी। मेरे सामने वो मंजर भी आया जब दादी ने मेरे हाथ पर कलावा बांधा था। वे तीनों धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। जैसे ही उन तीनों के चेहरे मेरे चेहरे के पास आए, मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और फिर अचानक मेरे आसपास सफेद रोशनी हुई। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तब मैंने अपने आप को एक छोटी सी गुफा में पाया। मैं हड़बड़ाता हुआ गुफा के बाहर गया तो देखा वहां पर 3-4 मेरी उम्र के लड़के, जिन्होंने लाल रंग के कपड़े को अपने शरीर से लपेट रखा है और सिर पर बाल भी नहीं है। वे कुछ योग कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझसे बोले, क्या अब तुम ठीक हो? मैंने उनसे कहा, हाँ मैं ठीक हूं। मेरे दोस्त कहाँ हैं और मैं यहां कैसे आया? मैं बहुत घबराया हुआ था। तभी एक लड़का मेरे करीब आया और बोला, तुम पहले शांत हो जाओ, हम तुम्हें सब बताते हैं। मैं चुपचाप पास पड़े एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। मुझे उसे लड़के ने बताया कि हम बौद्ध भिक्षु हैं। यह हमारी तपस्या करने का स्थान है। हम भोर के समय नए स्थान के लिए निकले थे। गांठा लूप्स के रास्ते में तुम हमें बेहोश पड़े मिले। हमने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं उठे। फिर हम तुम्हें यहाँ उठा लाए, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं थी। वहाँ बुरी शक्तियाँ वास करती हैं। वह लड़का मुझसे बोला कि हमें तो केवल तुम ही नजर आए। हमने आसपास देखने की कोशिश की, शायद तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सामान भी हो, लेकिन वहां आसपास कुछ नहीं था। तुम अकेले ही थे। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें सारी बात बताई कि हम कहां से आए हैं और किस तरह से हमने लेह जाने का प्लान बनाया था। मैंने उन्हें यह भी बताया
कि किस तरह से हमने भूत की कहानी को झूठ लाया और हमने सब कुछ भुगता। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मेरे साथ 2 दोस्त थे और वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये सब बताते हुए मैं रोने लगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं घर वालों से क्या कहूँगा? उन लोगों ने मुझे शांत कराया। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। ये तो तुम लोगों को पहले ही सोचना था। क्या तुम ये बात नहीं समझते हो कि हर कहानी कहानी नहीं होती है? उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। भले ही यहाँ आने जाने वाले हर व्यक्ति के साथ ऐसी घटना ना घटी हो, लेकिन किसी के साथ तो घटी ही थी, तभी तो ये कहानी बनी है। तुम लोगों को सतर्क रहना चाहिए था। मुझे तुम्हारे दोनों दोस्तों के लिए अफसोस है, लेकिन तुम भगवान का धन्यवाद करो कि तुम बच गए, वरना जिस तरह से तुम अपने दोस्तों की बातें बता रहे हो तो तुम्हारा बचना भी नामुमकिन था। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। तभी मेरा ध्यान मेरे हाथ के कलावे पर गया और मुझे मेरी दादी की बात याद आ गई। ये पहली बार था कि मैंने अब तक इस कलावे को उतारा नहीं था, वरना इससे पहले मैं हमेशा अपना तिलक भी साफ कर दिया करता था और कलावा भी हाथ से उतार दिया करता था। अब मुझे एहसास हो चुका था कि मेरे बचने के पीछे की वजह कलावा ही है, क्योंकि रात में तेज चलने की वजह से मैंने अपनी जैकेट उतार दी थी और मेरा कलावा दिख गया, जिस वजह से शायद इन लोगों की आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाई। मैंने उसी समय भगवान को दिल से धन्यवाद दिया और मुझे भगवान की उस शक्ति पर विश्वास भी हो गया। उस समय न मेरे पास पैसे बचे थे और ना ही कोई दूसरा सामान। उन बौद्ध भिक्षुओं ने मुझे पास के ही एक गांव में छोड़ दिया और वहां के लोगों से मेरे लिए विनती की कि मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया जाए। साथ ही वहां की स्थानीय पुलिस को भी इस बात की खबर दे दी थी कि कल रात क्या घटना हुई थी। स्थानीय पुलिस ने जतिन और देव की लाश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाश कहीं भी नहीं मिली। मैं अपना दिल भारी करके अपने घर लौटा और जब ये बात जतिन और देव के घर वालों को पता चली तो उनके घर में भी मातम छा गया। वो बार बार हमें बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता हम पर क्या बीती थी। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उस घटना के बाद मेरा बाइक चलाने का शौक पूरी तरह खत्म हो चुका है और न ही अब मेरा मन किसी जगह पर घूमने का करता है। मुझे उस घटना के सदमे से उभरने में काफी वक्त लग गया। साथियों, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। किसी का खुशनुमा सफर कैसे एक बुरी घटना में बदल जाए किसी को नहीं पता। आज भी बहुत से बाइक राइडर उस रास्ते पर जाते हैं। आज भी कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन जिसके साथ बीती है ये तो वही जानता है कि गाटा लूप्स में क्या है। लेकिन हाँ, अगर आप कभी किसी कहानी के बारे में सुनते हैं तो प्लीज उसे कभी भी हल्के में मत लेना, और खास करके जो कोई बुजुर्ग आदमी कभी उस रास्ते की सच्चाई आपके सामने बयां करे तो उसकी बात पर गौर करना, उस बुजुर्ग की बातों का सम्मान करना, क्योंकि दोस्तों आप तो उस रास्ते पर नए नए गए होते हैं, लेकिन वहां के रहने वाले लोग उस रास्ते की एक एक सच्चाई से अवगत होते हैं और वो हम जैसे लोगों को यह बताते भी हैं। लेकिन हम आज की नई जनरेशन है तो हम इन सभी को कहानियां मानते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में वो लोग भी फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को इस बारे में बताना कम करते जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, इस कहानी में शुरू में ही एक बुजुर्ग ने उनको कह दिया था कि अगर आपको उस आत्मा से बचना है तो ये कार्य करना पड़ेगा। लेकिन उन सभी ने उस बात का मजाक उड़ाया और यह मजाक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। साथियों, अब यहीं पर मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी सुनकर आपको काफी आनंद आया होगा और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी आखिर तक सुनी है और आपका नाम अगली स्टोरी में जरूर लूंगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। अरविंद गोस्वामी गाजीपुर, अपर्णा कांबले बदलापुर महाराष्ट्र, अशरफ हुसैन नेपाल, कुणाल मुकेश
हेमलता पाटिल महाराष्ट्र, सीमा गुजरात, नित्या उत्तर प्रदेश, सिमरन धालीवाल स्पेन, अनीता परमार अहमदाबाद, सहराज मधुकर झारखंड, अख्तर हुसैन बिहार, प्रीति एंड शमशेर मलेशिया, संगीता गुप्ता सूरत, अशोक सक्सेना लखनऊ, शिव काजल राठौड़ कर्नाटक, विश्वजीत भगत वेस्ट बंगाल, रोहतास वर्मा रोहतक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।